हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। मेरा नाम डॉक्टर रितु जौहर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज इसका है लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में जो हमने डिस्कस किया था वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो आई होप आप लोगों को वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। आप लोगों ने उन कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से याद भी कर लिया क्योंकि वहाँ से वन लाइनर्स आते हैं और आपने उसको एक्चुअली में याद किया, अच्छे से पढ़ा या नहीं, उसके लिए एक क्विक टेस्ट भी मैं आपका अभी लेने वाली हूँ। बट उससे पहले हम आज के इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हमारा टॉपिक जो शुरू होगा दैट इज गोइंग टू बी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चले पहले एक छोटा सा टेस्ट देखते हैं आपको पिछले दोनों लेक्चर्स में से क्या कुछ याद है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पुटअप किए हैं वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ज़रूर आते होंगे। सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल। So give an example of a metal which is a liquid at room temperature, question number 1, जिसको आसानी से नाइफ के साथ काटा जा सकता है। Which is the metal which is the best conductor of heat? कौन सा मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर है हीट का? और एक आपको बताना है मेलिएबल और डक्टाइल का मीनिंग क्या था। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स आप लिख के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। आई विल बी शेयरिंग द आंसर्स विद यू ओनली देन, ठीक है। बट आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वी विल बी नाउ टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट चीफली जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। ओके, तो इस चैप्टर में जो हमको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है पहले वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, क्योंकि ये लिस्ट आपको हेल्प करती है जब आप रिवीजन कर रहे होते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। तो ये लिस्ट आपको वहाँ पे काम देगी। सबसे पहली चीज़ एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन वाटर के साथ, तीसरा रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ, चौथा रिएक्शन मेटल्स का सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ, दूसरे मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ उनका रिएक्शन, जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर इन सब रिएक्शन के बेसिस पे बनती है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। बट मैं उसको एक्चुअली में आज के ही इस लेक्चर में आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करवा दूंगी, सो दैट कि बाय द टाइम हम इस टॉपिक को कंप्लीट करें वो रिएक्टिविटी सीरीज आपके दिमाग में परफेक्टली क्लियर हो, आपने उसको अच्छे से याद कर लिया हो, उसकी एप्लीकेशंस आप अच्छे से समझो, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, आपके केमिस्ट्री में फुल मार्क्स, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहाँ पे हम स्टैंड करते हैं कि किस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमको क्या पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गिवन है, और जो मैंने अभी आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिखाए आपको एक्चुअली में अपनी एनसीईआरटी पास में ही रख लेनी चाहिए, सो दैट कि आपको पता लगता रहे कि हम एनसीईआरटी में से हर एक चीज़ को कितनी ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद एक्टिविटी नंबर 3.8 गिवन है, फिर उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शुरू होता है। तो ये जो एक्टिविटी नंबर 3.8 है ये बेसिकली जस्ट हमको ये बताता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट बेटर तरीका है मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करने का बाय द यूज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो फिर उसके बाद इस एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के बाद हम शुरू करेंगे अपनी पहली केमिकल प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस करना, विच इज़ द रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मेटल के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन, और फिर हम उन्हीं मेटल ऑक्साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और एट द एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर और एनोडाइजिंग क्या होता है, ये हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे।
ट्रस्ट मी, आपको यूट्यूब पे इतने डिटेल्ड लेक्चर्स कोई नहीं देगा जिस तरीके से आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। फाइन। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करता है कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड सॉल्यूशंस के साथ और मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ आपस में मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एक्टिविटी नंबर 3.8। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक मैग्नीशियम का बर्निंग, मैग्नीशियम एक मेटल है, और दूसरा पार्ट है सल्फर का बर्निंग, और सल्फर एक नॉन मेटल है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग में हमें यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम की रिबन की बर्निंग तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी, सबसे पहली एक्टिविटी ही वही थी। तो चलो देखते हैं क्या। सो बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको आपने पकड़ना किसके साथ है, विद द हेल्प ऑफ अ टोंग्स। ठीक है, उसके बिना मत पकड़ना उसको। फिर उसके बाद आपने उसको बर्न करना है इन अ बंसन बर्नर। और याद है आप लोगों को, आपकी पहले चैप्टर में एक प्रिकॉशन भी लिखी हुई थी कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से उसको रब कर लेना, सो दैट कि उसके ऊपर अगर जो ऑक्साइड्स लेयर्स वगैरह जमी हुई हैं वो उसको बर्न नहीं करने देंगी, तो उसको आपको फ्री करना है। तो वो प्रिकॉशन यहाँ पे भी स्टैंड करती है। ओके और फिर उसके बाद जब हम बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता था, आई होप आप लोगों को याद है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि एक वाइट कलर का पाउडर है जिसे हम वाइट ऐश बोलते हैं, और यहाँ पे डार्जलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। ये सब वही चीज़ें हैं जो कि आपने चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट में पढ़ी थी। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है इसको लेकर पानी में घोलना है। ओके, सो वी कलेक्ट द एशेस एंड डिजॉल्व इन इट वाटर। सारे के सारे नहीं डिजॉल्व करते बट कुछ डिजॉल्व कर जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कंप्लीटली पानी में नहीं डिजॉल्व करता बट कुछ अमाउंट उसका डिजॉल्व होता है। ओके और फिर उसके बाद आपने जो सोल्यूशन बनेगी उसको टेस्ट करना है विद अ रेड एंड अ ब्लू लिटमस पेपर। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आपकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि ये जो सोल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है। ओके सो रेड लिटमस को ये टर्न करेगा ब्लू में और ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जिससे हमें क्या समझ में आएगा, आप लोगों ने एसिड बेस चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो यहाँ से हमें ये समझ में आएगा कि अगर कोई चीज़ रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है तो उसका नेचर क्या है, एसिडिक या बेसिक, वेल बेसिक। ठीक है, सो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू विद अ बेस एंड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड विद एन एसिड। तो इससे हमें ये समझ में आया कि रेड लिटमस अगर ब्लू में मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन कन्वर्ट कर रहा है तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड करते हैं यहाँ से कि मेटल के ऑक्साइड्स किस तरीके हुए होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, सो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता भी सकती हूँ, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होगी, मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न किया तो दैट burns with a brilliant white light or a dazzling white light और प्रोड्यूस होता है white ash that is magnesium oxide, और ये एक बेसिक ऑक्साइड है जो कि हमें यहाँ से पता लगा रेड लिटमस के ब्लू टर्न होने से। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक्वस सोल्यूशन हमको क्या दे रहा है, एक बेसिक सोल्यूशन दे रहा है। ठीक है, ओके क्लियर। Now the next we have burning of the sulfur powder। अब सल्फर क्या है, सल्फर एक नॉन मेटल है। तो अब यहाँ पे हमको एनसीईआरटी में क्या गिवन है कि आपको क्या करना क्या है, आपको सल्फर को बर्न करना है इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। ठीक है, आपको क्या करना है, सल्फर पाउडर को बर्न करना है इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। तो आप पूछोगे कि मैम ये कौन सा स्पून होता है, तो ये कौन सा स्पून होता है, ये एक ऐसा स्पून है जिसके अंदर ये जो इसका स्पून वाला हिस्सा है वो बहुत ही छोटा सा है, छोटा सा स्पून है, बट इसका जो हैंडल है वो बहुत ज़्यादा लंबा है।
क्यों इतना लंबा है? क्योंकि आपने इस हैंडल से पकड़ के इस स्पून के अंदर डाली हुई चीज़ को गर्म करना है, तो आपके हाथ ना जल रहे हैं, तो आपकी सेफ्टी के लिए ये है कि आप उसको आराम से बर्न कर सको, ठीक है। एंड दिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ अ मेटल लाइक निकल और स्टेनलेस स्टील एंड इट इज़ यूज टू होल्ड द सब्सटेंसेस सेफली व्हाइल वी आर हीटिंग देम। तो ये समझ में आ गया कि डीफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या होता है, ठीक है। तो मैम आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियर करके पढ़ाती है कि ऐसे नहीं है कि आप बस ऊपर से पढ़ लो, नहीं, आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको 100 मार्क्स लेने हैं केमिस्ट्री पार्ट में, ठीक है। तो मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही है, तो व्हेन मैम सेज 100 मार्क्स, उसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री सेक्शन में आपके 100 मार्क्स आने हैं, 100% मार्क्स आएंगे। ऑल राइट, सो हमने क्या करना है, हमने सल्फर को बर्न करना है इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। ये बंसन बर्नर के ऊपर हमने डीफ्लैग्रेटिंग स्पून में सल्फर पाउडर लिया। सल्फर का जो पाउडर होता है ये येलो कलर का पाउडर होता है। तो प्लेस अ ड्राई टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग, इसके ऊपर आप एक ड्राई टेस्ट ट्यूब रखो सो दैट ये जो गैस निकल रही है ये एक कलरलेस गैस है, बट इसकी एक बहुत ही तीखी बर्निंग सल्फर पंजेंट सी स्मेल होती है, और आपने इस गैस जो निकल रही है उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट करना है, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू take a dry test tube over the burning sulfur to collect the fumes produced, और इस फ्यूम्स के अंदर आपने कलेक्ट करके उसके ऊपर आपने एक थंब रख देना है, आपने पानी लेना है, थंब खोल के फटाफट से उसके अंदर पानी डाल देना है, ठीक है। सो और फिर उसको शेक कर देना है, तो उससे आपके पास अगेन एक सोल्यूशन आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का। और अब आपने अगेन इसको किसके साथ टेस्ट करना है, ब्लू और रेड लिटमस के साथ, ओके। सो अब आप जब टेस्ट करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि यहाँ पर ब्लू लिटमस रेड में टर्न होता है, रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया उसका नेचर क्या है, एसिडिक या बेसिक? वेल एसिडिक, ठीक है। सो बेस रेड को ब्लू में चेंज करता है और एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है। तो हमने यहाँ पे ये अंडरस्टैंड किया कि एक हमने मेटल लिया था और मेटल का जो ऑक्साइड था उसका जब हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो वो बेसिक इन नेचर था, जबकि हमने एक नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया सल्फर डाइऑक्साइड, और उसका जब हमने एक्वस सॉल्यूशन को चेक किया तो वो कैसा टर्न हुआ, एसिडिक, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। बट इसके आगे एक वर्ड क्या लगाना है, जनरली, ठीक है। तो एक्सेप्शंस होती ही हैं, और केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं। क्यों होती हैं? इसलिए क्योंकि हम डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती हैं उसको पढ़ते हैं, फिर हम उसमें से एक चीज़ निकालते हैं कि वेल इसको क्लब कर दो कि हाँ बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, और फिर कहीं नहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती जो उस क्लास के अंदर नहीं फिट होती, जिसको हम एक्सेप्शंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में अभी आपको थोड़ी सी डिटेल में मैं बताऊंगी, बट नॉन मेटल के केस में मैं आपको यहीं पे बताना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, येस दे आर एसिडिक इन नेचर। कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लोगे वो एसिडिक होगा, एक्सेप्ट मेरे पास सिर्फ 3 ऐसे ऑक्साइड हैं नॉन मेटल के जो कि न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, ये याद रखना, और ये याद कब तक रखना, 10th के पेपर के बाद भूल नहीं जाना, ये इवन 11th और 12th में भी याद रखना, बिकॉज ये इवन जेई और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन से हैं जो नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, एक है CO, एक है N2O और एक है NO। ये आपने याद रखने हैं कब तक, जब तक आपका जेई या नीट का भी पेपर नहीं हो जाता, अगर आप साइंस स्ट्रीम को चूज करते हो आफ्टर योर 10th, फाइन। तो 10th के पेपर के लिए तो इसको याद आप रख ही लेना। तो सब नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट 3 ऑक्साइड्स विच आर न्यूट्रल, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O एंड NO, ठीक है। याद रख लोगे, वेरी गुड। सो अब वापस चलती हूँ इसी एक्सपेरिमेंट पे जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जब आप सल्फर पाउडर को लोगे तो ये एक ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है,
ओके फिर उसके बाद कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है विच इज़ हैविंग अ चोकिंग ओडर, बर्निंग सल्फर ओडर, पंजेंट ओडर, बहुत ही इरिटेटिंग ओडर, ओडर का मतलब स्मेल। सो कलरलेस गैस होती है ये, और जब आपने इसको पानी में डिज़ोल्व किया तो इसने एक हमें इसमें बनता क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट टू फॉर्म H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, वैसी ऑक्साइड जिसको आप पानी में डालोगे तो वो एसिड देगी, ठीक है। और जब हमने मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो जितना भी घुला, आप ये कह सकते हो कि क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, ठीक है। एक सेकेंड, राइट, सो एक ब्रैकेट जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है। फाइन, इज दिस दैट क्लियर? सो सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि सल्फर ऑक्साइड का नेचर क्या है, सल्फर ऑक्साइड एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। आप याद रखोगे कौन से नहीं होते, N2O, NO एंड CO। परफेक्ट, चलो। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नाउ एक्टिविटी नंबर 3.9। तो इस एक्टिविटी नंबर 3.8 के बाद NCERT टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो ये है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करने का बेटर तरीका क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें। तो चलो अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें हमें अब सबसे पहले अगेन कौन सी एक एक्टिविटी गिवन है, दैट इज एक्टिविटी नंबर 3.9, जहाँ पे हम सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं कि कैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं डिफरेंटली। तो वेल, एक्टिविटी नंबर 3.1 पहले रीड कर लेते हैं व्हाट इट्स देयर इन द एक्टिविटी। तो आपको क्या करना है, होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग। तो उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे क्या कहा था कि आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो मेटल्स लिए थे वो सारे के सारे मेटल्स के आप सैंपल ले लो, और अब उनको आपको बर्न करना है ऑक्सीजन के अंदर। तो वो जितने भी नाम गिवन थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सो आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर और लेड के सैंपल लेने हैं, और आपको इनको ऑक्सीजन के अंदर बर्न करके कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखना है। कौन सी ऑब्जर्वेशंस, वो भी अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आपने एक सैंपल लिया टोंग के साथ, बंसन बर्नर के ऊपर आपने उसको बर्न किया, पहला मेटल ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, फिर तीसरा ले लिया। तो 1 by 1 आपने सब मेटल्स को लेकर कुछ कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिखते हुए जाना है। फाइन, फिर आपने अगर इनके अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बनता है, तो आपने उस पाउडर को कलेक्ट करते जाना है। फिर उस प्रोडक्ट को और मेटल का जो भी बचा हुआ हिस्सा बचा हुआ है उसको आपने कूल करके उसको भी कलेक्ट कर लेना है। आपने साथ में जब उस मेटल को आप बंसन बर्नर में बर्न कर रहे हो तो जो फ्लेम है उसको भी ध्यान से ऑब्जर्व करना है, और आद में आपको मेटल की भी सरफेस को चेक करना है आफ्टर द बर्निंग हैज़ बीन कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या ऑब्जर्व करना है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वंस अगेन। सो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा मेटल आसानी से बर्न करता है, कौन सा देर लगाता है। फिर आपको देखना है कि जब बर्न कर रहे हो तो क्या वो बर्निंग के अंदर फ्लेम को कोई कलर इम्पार्ट कर रहा है। फिर आपको चेक करना है कि मेटल की सरफेस कैसी दिखती है आफ्टर बर्निंग। फिर आपको अरेंज करना है मेटल्स को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। कौन जल्दी रिएक्ट कर जाता है, कौन टाइम लगाता है, कौन करता ही नहीं है, इस तरीके से। और फिर जो प्रोडक्ट बना है उसको आपने पानी में घोल के देखना है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने देखा, और फिर हमने देखना है कि क्या वो पानी में घुलता है या नहीं घुलता, ठीक है। सो ये चीज़ें हमने चेक करनी है। इन 5 क्वेश्चंस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी जो NCERT में बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं लिखे हुए, ठीक है। चलो, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, विच मेटल बर्न्स इजीली। सो आप क्या देखोगे, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इकट्ठे मिलके नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ। आई विश आप लोग अपने स्कूल्स में ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखो और चेक करो कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। उससे आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑलराइट,
सो विच मेटल्स बर्न इजीली? तो अमंग द मेटल्स बीइंग टेस्टेड सोडियम एंड मैग्नीशियम है जो कि फटाफट बर्न करते हैं। तो सोडियम तो बहुत ही विगरसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इनफैक्ट वो फायर भी कैच कर सकता है। इनफैक्ट सोडियम वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ इतना तेज़ी से रिएक्ट करता है कि वो आग लग सकती है, इसलिए हम सोडियम को कभी भी खुला नहीं छोड़ते हैं, हम उसको कैरोसिन में डिप्ट रखते हैं। और यहाँ पे अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो डोंट राइट इट ओवर हेयर, क्योंकि आगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स आपको वो भी दिख जाएगा और वहाँ पे आप एज इट इज़ जो कुछ भी मैं लिखती जा रही हूँ वो आप साथ साथ में लिखते जाओ। जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ वो कौन सी लिखनी है, जैसे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स मैंने आपको बताया कौन से न्यूट्रल होते हैं, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। प्लस कुछ भी और इन नोट्स के अलावा आपको कुछ भी बताना होगा जो आपको लिखना है अपने नोट्स में, मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी। फाइन। सो अमंग द मेटल्स बीइंग टेस्टेड सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो बहुत आसानी से बर्न करते हैं, और सोडियम बहुत ही विगरसली बर्न करता है, उसको आसानी से आग लग सकती है, और मैग्नीशियम भी काफ़ी तेज़ी से ही बर्न कर जाता है, फटाफट बर्न करता है, एंड दैट बर्न्स विद अ डार्जलिंग वाइट लाइट। सो आई होप कि ये वाला तो आपने मैग्नीशियम की बर्निंग तो आप लोगों ने अपने स्कूल्स में भी ज़रूर करके देखा होगा। ठीक है। So the ease of burning indicates the reactivity of a metal towards oxygen। इससे हमें ये पता लगता है कि सोडियम मैग्नीशियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं in comparison to the others। okay, so the next question was कि आपको फ्लेम का कलर चेक करना है जब आप बंसन बर्नर में उस मेटल को बर्न कर रहे हो। ठीक है, तो अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, और ये NCERT में नहीं प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ, सो यू और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो NCERT ने तो कहा कि आप ऑब्जर्व करो, तो इसका मतलब है कि वो तो चाहते हैं कि आप ये एक्सपेरिमेंट्स करो और आपको पता हो कि उसका आंसर क्या होगा। सो यू शुड नो दैट। फाइन। सो सोडियम जब बर्न करता है तो बंसन बर्नर को वो एक इंटेंस गोल्डन येलो कलर देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। मैग्नीशियम एक डार्जलिंग वाइट लाइट देता है। एल्युमिनियम जब बर्न करता है तो वैसे पटाखों में आपकी स्पार्क्स निकलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सिल्वर वाइट कलर के स्पार्क्स निकलते हैं। ये एक कॉन्टिन्यूअस फ्लेम की तरह आपको बर्निंग नहीं दिखाई देती। फिर उसके बाद अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर ब्लूइश ग्रीन या डल वाइट से कलर के आपको स्पार्क्स दिखाई देंगे। आयरन के केस में अगर आप एक आयरन का पूरा पीस लेके आप बंसन बर्नर में उसको बर्न करोगे तो वो रेडली बर्न नहीं करता। ठीक है, तो हम यहाँ पे आयरन के फाइलिंग्स लेते हैं, बहुत पतली पतली तारें सी लेते हैं आयरन की, और उनको बर्न करते हैं बंसन बर्नर में। जब उनको बर्न किया जाता है तो वो एक ब्राइट गोल्डन ऑरेंज स्पार्क्स देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और कॉपर के लिए, कॉपर के केस में कॉपर जो है अगेन कॉपर नहीं बर्न करता। इनफैक्ट कॉपर की सरफेस के ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है। ठीक है, तो कॉपर की सरफेस के ऊपर ही रिएक्शन होता है, कंप्लीट कॉपर इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। और जब वो बर्न कर रहा होता है तो आप जो फ्लेम देखोगे उसमें एक ब्लूइश ग्रीन कलर का ग्लो देखोगे, आप फ्लेम नहीं देखते हो। Fine, so it's not going to burn directly, so what you are going to see is just a bluish green color glow in case of copper being burnt. Fine. So not every metal is going to produce a flame। कुछ sparks produce करेंगे, कुछ glow करेंगे जब हम उनको air में heat करते हैं। दोबारा से quickly, सोडियम के साथ golden yellow flame, मैग्नीशियम के साथ एक dazzling white flame, एल्युमिनियम के साथ स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं सिल्वर वाइट के, जिंक के अंदर ब्लूइश ग्रीन या डल वाइट कलर के स्पार्क्स, आयरन के अंदर आयरन के फाइलिंग्स बर्न करेंगे विद अ गोल्डन ऑरेंज स्पार्क, और कॉपर के केस में आप एक ब्लूइश ग्रीन कलर का ग्लो देखोगे। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन जो कि इस एक्टिविटी में गिवन था। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। ठीक है, तो मेटल रिएक्ट किया, मेटल जब ऑक्सीजन ऑफ द एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट बना है वो पता होना चाहिए, और बर्निंग के बाद क्या बचा, किस तरीके का रेजिड्यू आया, कौन सा प्रोडक्ट आया, आपको ये पता होना चाहिए। तो सोडियम विगरसली रिएक्ट करता है और एक वाइट सॉलिड सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो। मैग्नीशियम एक वाइट पाउडरी कोटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, सो वाइट ऐश इज प्रोड्यूस्ड। एल्युमिनियम के सरफेस के ऊपर एक
ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर जम जाती है जो कि आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होने देती, और वो ऑक्साइड की लेयर क्या है, Al2O3। ठीक है, जिंक फॉर्म्स अ व्हाइटिश कोटिंग दैट इज जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हो आप, जो कि आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि जब जिंक को हम बर्न करते हैं और जिंक ऑक्साइड बनता है ना, तो जब हॉट होता है जिंक ऑक्साइड तब वो येलो कलर का होता है, और फिर आप उसको ठंडा करने के लिए रख देते हो तो कोल्ड होने पे इसका कलर जो हो जाता है वो वाइट होता है। ठीक है, तो ठंडे मेटल के पीस के ऊपर वाइट कलर की जिंक ऑक्साइड आपको दिखाई देगी, जबकि अगर आपने उसको गरम गरम पे नोटिस किया हो तो वो येलो कलर का जिंक ऑक्साइड होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज आयरन। सो आयरन के अगेन ब्लॉक नहीं हीट करेगा, आयरन के फाइलिंग्स बर्न करेंगे और वो एक रेडिश ब्राउन या ब्लैकिश ब्राउन कलर से का रेजिड्यू इस तरीके का छोड़ेगा, और जो कंपाउंड बनता है दैट इज Fe3O4। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। Fe3O4 क्या होता है? वेल, Fe3O4 इज FeO.Fe2O3 का कॉम्बिनेशन। आयरन की वैलेंसी अगर आपने याद की है क्लास 9th में, तो या तो +2 होती है या +3 होती है, और यहाँ पे तो कुछ और सा ही कंपाउंड दिखता है, तो वो क्या है, FeO.Fe2O3 फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड का एक कॉम्बिनेशन सा बनता है, और अगर इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा ऐड करके लिखोगे तो देन दिस इज Fe3O4। क्लियर? ऑलराइट, सो ये अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपको याद क्या करना है, Fe3O4 आपको याद रखना है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 बनेगा। देन द नेक्स्ट वी हैव इज कि कॉपर। तो कॉपर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉपर कंप्लीटली ऐसे बर्न नहीं करता, कॉपर की जो स्ट्रिप होगी उसके ऊपर, ये देख रहे हो, एक मिनट मैं इसको रब भी करती हूँ। सो इफ यू जस्ट लुक ओवर हियर, ये कॉपर जो होता है वो रेडिश से कलर का होता है। ठीक है, और उसको जब आपने बर्न किया तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई, ये दिस वे। यस, अब आप अप्रिशिएट कर पाओगे। ठीक है, सो ये कॉपर का अपना कलर है, ये इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ गया, बाकी के सारे भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो वाइट पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर जम गई, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, एंड दिस एक्सक्यूज मी। सो नेक्स्ट वी हैव इज लेड। तो लेड की भी अगेन इट फॉर्म्स अ ग्रेइश कोटिंग ऑन द सरफेस विच इज ऑफ PbO, दैट इज लेड ऑक्साइड। सो ये एक ग्रेइश कलर की कोटिंग बन जाती है। ठीक है, ऑलराइट, सो मेटल्स दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल के ऑक्साइड। कौन कौन सा ऑक्साइड बनता है? सोडियम के केस में सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम Al2O3 की प्रोटेक्टिव कोटिंग, जिंक की जिंक ऑक्साइड की कोटिंग, आयरन की Fe3O4 एक रेजिड्यू बचता है। देन कॉपर के अंदर कॉपर की सरफेस पे कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कलर की कोटिंग, और लेड के केस में PbO या लेड ऑक्साइड की ग्रेइश कलर की कोटिंग। ठीक है, तो मेटल रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अपीयरेंस और एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन मेटल टू मेटल पे अगेन डिपेंड करता है, और ये अगेन किस पे, ये क्या बताता है, मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसी है। नाउ बेस्ड अपॉन दिस ऑल, वो उन्होंने हमको कहा कि अब मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन आप अरेंज करो, तो मैंने वो यहाँ पे आप लोगों के लिए कर दिया है सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड और फिर कॉपर। ठीक है, सो ये जितने हमने मेटल्स लिए थे ये उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी सीरीज जो मेरे को पूरी आपको याद करवानी है, वेल वो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर करवा दूंगी, और आपको एक निमोनिक भी बता दूंगी जिससे आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो, और ये सीरीज उसी का एक हिस्सा होगी, तो हम अभी इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्ट करेगा, और जो नहीं है वो बिल्कुल बहुत धीरे से करेगा, ना के बराबर भी करेगा। जैसे सिल्वर गोल्ड है, वो ऑक्सीजन में बर्न करने पे भी उसके साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सो सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन व्हाइल कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव। डन।
नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन रह गया ऑफ द एक्टिविटी नंबर 3.9। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये आपने मेटल्स लिए उनके आपने ऑक्साइड बनाए, जो प्रोडक्ट बने क्या वो वाटर में सॉल्युबल हैं या नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। तो वेल सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि एक बेस है, ठीक है। सो दिस इज जो ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे घुलते नहीं हैं, जो घुल जाते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं एक अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड थोड़ा सा सॉल्युबल होता है और वेरी स्पेयरिंगली सॉल्युबल, मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल है, और अगर जो भी सॉल्युबल होगा दैट विल बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Al2O3 इनसॉल्युबल है, जिंक ऑक्साइड इनसॉल्युबल है, Fe3O4 इनसॉल्युबल है, कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्युबल है, लेड का ऑक्साइड इनसॉल्युबल है। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। हमने एक्सेप्शन देखा सोडियम ऑक्साइड, सिमिलरली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में सॉल्युबल होता है। सो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम लाइक सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे ऐड कर सकते हो पोटाशियम ऑक्साइड ऑल्सो, दे डिजॉल्व और रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन अल्कली दैट इज NaOH, ठीक है। बेसिस अल्कली क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि अल्कली क्या होता है। सो अल्कली आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये हम लोगों ने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर दे आर कॉल्ड एज अल्कलीज, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाला, बेस बना और वो पानी में सॉल्युबल है, इसलिए हम उसको अल्कली बोलते हैं। सो नाउ वी फाइनली आफ्टर एक्टिविटी नंबर 3.9 कम अप टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल, जो हमसे एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने समझा क्या अब वो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वेल जब हम मेटल्स का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की कि मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ओके। और एग्जाम्पल में आप इनमें से कोई भी सातों में से लिख सकते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NCERT में ये दो एग्जाम्पल ही गिवन थे। सो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। आपको इनके कलर भी याद रखने हैं। ये देखो आप यहाँ पे अगेन आपको ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कॉपर का रेडिश सा कलर है और ये इसके ऊपर जमता हुआ कॉपर ऑक्साइड। और दूसरा एग्जाम्पल गिवन है एल्यूमिनियम व्हेन दिस इज हीटेड इन एयर, तो एल्यूमिनियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज अ वाइट ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला क्या है Al2O3, राइट। सो when the metals they are heated in air they form metal oxides and most of the metal oxides they are basic in nature, ठीक है। So we are seeing over here the formation of metal oxide, metal oxygen के साथ रिएक्ट करके metal oxide बनाया, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से कॉपर ऑक्साइड काला ऑक्साइड बना, और Al और ऑक्सीजन रिएक्ट करके Al2O3 फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो ये आपने अब इमेजेस के थ्रू भी देख लिया। आई होप आप लोगों को इमेजेस के थ्रू चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा मैं इमेजेस के थ्रू आपको इसको टीच करूँ। नाउ जब हम ये ऑक्साइड्स को देखते हैं तो हमने ये कहा कि बेस नॉर्मली ये जो ऑक्साइड्स होंगे मेटल के वो बेसिक होंगे, बट फिर हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि कुछ कुछ ऐसे ऑक्साइड भी हैं जो कि एम्फोटेरिक हैं, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। बेसिक ऑक्साइड होता है जो कि एक बेस की तरह एक्ट करेगा, और बेस क्या करता है, जब एक बेस को आप एक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, तो आपने एसिड बेसिस सॉल्ट के चैप्टर में पढ़ा कि सॉल्ट प्लस वाटर बनता है,
ठीक है। जब आप एक बेस का एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो कि एक बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, एक एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो जब आप एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, पर उसी का जब आप एक बेस के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। तो बेसिक ऑक्साइड में जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, ये सब बेसिक हैं। एम्फोटेरिक में आप 2 एग्जाम्पल याद करना जो कि आपके 10th तक के लिए सफिशिएंट है। 11th 12th में जब आप आओगे तो मैं आपको और डिटेल में और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के भी एग्जाम्पल्स दूंगी। क्यूरियोसिटी हो तो आप मेरी मेरी प्लेलिस्ट के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ट्रिक्स वाला एक सेक्शन देख के वहाँ पे इस पूरे टॉपिक को 11th 12th लेवल तक का भी पढ़ सकते हो। ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको सिर्फ बता रही हूँ। अगर आप क्यूरियस हो, आप ज़्यादा ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप चाहो तो आप उसको भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट, अब मैंने क्या बोला कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आपको 2 नाम याद रखने हैं क्लास 10th के लिए, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सो बेसिक ऑक्साइड एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल जहाँ पे बेसिक ऑक्साइड का एक एसिड के साथ रिएक्शन, हमने एग्जाम्पल में लिया कॉपर का ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का पाउडर, आपने उसका रिएक्शन कराया डाइल्यूट HCl के साथ, प्रोडक्ट में बना कॉपर क्लोराइड, दिस इज ब्लूइश ग्रीन कलर सॉल्यूशन। प्लीज रिमेंबर द कलर्स, ओके। तो ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है और ऑब्वियसली सॉल्ट कॉपर क्लोराइड है, उसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर इज फॉर्म। तो अगर कोई चीज़ एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियस है कि वो चीज़ क्या है? वो एक बेस है। ठीक है, सो कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl फॉर्म्स कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। और जब भी कोई रिएक्शन लिखो तो हमेशा उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना, कभी भी अनबैलेंस्ड फॉर्म में नहीं छोड़ना। अगर छोड़ोगे तो आपके एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। ओके, so basic oxides they react with acids to form salt plus water। अब हम देखते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के केस में क्या होता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के केस में जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, सो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। और अगर हमने इसका बेस के साथ रिएक्शन करा दिया, NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया, तब भी एक सॉल्ट बनता है जिसका फॉर्मूला है NaAlO2। ठीक है, NaAlO2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। अक्सर बच्चे ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आपको ये फॉर्मूला याद रहे, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आप भूलते हो वो सबसे ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। ठीक है, सो एक्सक्यूज मी, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, और HCl एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस अलोंग विद दैट वाटर। अगेन रिएक्शंस को लिखते हुए प्लीज बैलेंस्ड रिएक्शंस को लिखना। ठीक है, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देयरफॉर दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। और याद रखना है आपको साथ में जिंक ऑक्साइड भी। ठीक है, सो जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। जब आप जिंक ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो जिंक क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड का अगर आप बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो व्हाट इट विल बी फॉर्मिंग इज Na2ZnO2 प्लस वाटर, और इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। ठीक है, सो ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखना, NaAlO2
और Na2ZnO2। O2 तो है ही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, फॉर्मूले में O2 है। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, मैंने ये एसिड बेस पढ़ाते हुए भी याद करवाए थे, दोनों फॉर्मूले इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 2 ऑक्सीजन -4 इनके ऊपर टोटल चार्ज है, सोडियम के ऊपर +1, एल्युमिनियम के ऊपर +3, न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे सोडियम 1 नहीं 2 होंगे, 2 और जिंक का +2 बराबर किसके हो जाएगा, ऑक्सीजन के -4 के बराबर। ठीक है, so please remember these two formulas very well, sodium aluminate and sodium zincate on reaction of a base with aluminium oxide and zinc oxide। ठीक है, सो द नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मेटल ऑक्साइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन। हमने ये पढ़ा कि मेटल के ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो ज़्यादातर मेटल के ऑक्साइड्स इनसॉल्यूबल हैं वाटर में, बट कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो कि पानी में सॉल्यूबल होते हैं और वो अल्कलीज बनाते हैं। और अल्कली क्या होते हैं, अल्कली वो सब्सटेंस, वो बेसिस हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं। सो सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। सो दे आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, hence called as alkalis, right? So Na2O with water forms NaOH and K2O with water forms KOH, again right balanced reactions। ठीक है, सो सोडियम और पोटाशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ सो अब हमने यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड किया, हमने इन डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स के अंदर ये अंडरस्टैंड किया कि ऑल मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। मेटल्स की डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ हैं टूवर्ड्स ऑक्सीजन। मेटल्स लाइक पोटाशियम और सोडियम ये बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं, इसलिए वो अगर आप ऐसे ही खुला मेटल को छोड़ दोगे ओपन में तो दे कैन कैच फायर, इसलिए सो दैट कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, हम उन मेटल्स को प्रोटेक्टेड रख सकें, तो वी कीप देम इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, ये पानी के साथ भी एयर के साथ रिएक्ट करके इनको आग लग जाती है, दे कैच फायर वेरी इजीली, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ द मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड दे गेट कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, जिसको हम एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बोलते हैं। सो ये जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर जमती है वो मेटल को आगे फर्दर रिएक्ट करने नहीं देती, वो एक बैरियर बना देती है बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड द मेटल। ठीक है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फाइलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। तो आयरन का ब्लॉक बर्न नहीं करता, आयरन फाइलिंग्स लेकर आप उसको बर्नर के अंदर ऐसे स्प्रिंकल कर दो तो किट 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 करके वो बर्न कर जाएंगी। ठीक है, सो कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। हम लोगों ने पढ़ लिया, सिल्वर और गोल्ड मेंशन नहीं था पहले कहीं पे, बट एनसीईआरटी की लाइंस ही आई एम रीडिंग आउट, जो सिर्फ मैंने उनको प्रेजेंट एक ब्यूटीफुल तरीके से कर दिया सो दैट कि आपकी एनसीईआरटी पढ़ी भी जाए, आपको हर एक चीज़ याद भी हो जाए, आप कुछ भी मिस नहीं करो। तो सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर्स। ओके, सो इसका मतलब ये है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट है, और जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ही मेटल के ऊपर जम जाती है वो तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। ठीक है, सो इसके बेसिस पे ही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज बनती है। तो मैंने अब यहाँ पे वो रिएक्टिविटी सीरीज जो कि आपको इस मेटल्स नॉन मेटल्स की पूरी केमिकल रिएक्शंस तक चाहिए है वो सारी यहाँ पे लिख दी है। आई विल एड समथिंग जब हम मेटलर्जी पढ़नी शुरू करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कुछ एक आधी चीज़ मैं और ऐड कर दूंगी जो कि आपकी मेटलर्जी को भी साथ में कंप्लीट कर दे। फिलहाल अभी इतना काफ़ी है। ठीक है, सो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट है मेटल्स का इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? इट इज अ लिस्ट ऑफ द मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन।
ठीक है। तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन के टाइम पे जब हमने उस प्रॉपर्टी को पढ़ना है तो डिस्कस हम वहाँ पे डिटेल में करेंगे, बट हम ऑक्सीजन के बेसिस पे भी रिएक्टिविटी को अंडरस्टैंड कर रहे थे, सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट लर्न इट ओवर हियर ओनली। ठीक है। सो मेटल्स जो टॉप पे होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, सोडियम पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है। और गोल्ड सिल्वर रिएक्ट ही नहीं करते हैं, बर्न ही नहीं कर रहे थे ऑक्सीजन में, वो बिल्कुल एट द एंड ऑफ द सीरीज प्रेजेंट है। ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे सबसे कम रिएक्टिव। ठीक है। सो मेटल्स एट द बॉटम दे आर लीस्ट रिएक्टिव, मोर मेटल रिएक्टिव मेटल्स दे कैन डिस्प्लेस, ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। और मेटल्स एट द बॉटम दे आर वेरी अनरिएक्टिव, दे अकर इन द नेचर इन द फ्री स्टेट। अगेन ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम एक लिस्ट ऑर्डर बनाते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, और ये वो ऑर्डर है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। और कैसे याद रखोगे आप? तो निमोनिक क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लव हैविंग कप ऑफ सिल्वर गोल्ड। तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक्चुअली में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ मेटल। ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की दोनों जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो अपने जिस ग्रुप के अंदर हम इसको रखते हैं हाइड्रोजन को, जहाँ पे बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो वो सारे अल्कली मेटल्स हैं, बट हाइड्रोजन की सिर्फ वही एक प्रॉपर्टी है, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ उसकी नॉन मेटल्स के साथ मिलती है। पर हम इसको इस लिस्ट में रखते हैं क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको करते हैं बाद में समझाऊंगी। ठीक है। सो दैट वुड बी अ बेटर पॉइंट जब हम सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझेंगे उस टाइम पे। अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं कि आपने ये लिस्ट को याद रखना है। ठीक है। डन है। सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लव हैविंग कप ऑफ सिल्वर गोल्ड। ठीक है। तो ये आपके पहले जो लेटर्स हैं वो इन एलिमेंट्स के नाम हैं। आप इस ऑर्डर में इसको याद रख लो। अगर आपको कोई पूछे कि ऑक्सीजन के साथ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटाशियम या जिंक, तो आप बोलोगे पोटाशियम, क्योंकि पोटाशियम जिंक से कहीं ऊपर है इस रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर आपसे पूछे कोई जिंक में और गोल्ड में ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्टिव ज़्यादा है, तो जिंक रिएक्टिव है। इस तरीके से आपको इसकी याद रख के इसकी एप्लीकेशंस को समझना है। ठीक है। सो द मेटल्स विल रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन व्हेन दे आर एट द हाई एंड ऑफ द सीरीज, और जब लो एंड में है तो दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑल ऑल्सो। ठीक है। तो सिल्वर कॉपर रिएक्ट ही नहीं, सिल्वर गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते हैं। कॉपर की सिर्फ सरफेस के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है इस तरीके से। ठीक है। So the reactivity is going to decrease from top to bottom, and the next line we will understand in the upcoming lectures. अब लास्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक जो कि इस प्रॉपर्टी के साथ ही गिवन था, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब हम एल्युमिनियम को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो एल्युमिनियम के ऊपर एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर जम जाती है Al2O3 की, और इनफैक्ट वो फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम को रोकती है। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है। सो थिन नेचुरल ऑक्साइड की लेयर जमती है, जो कि आप यहाँ पे एल्युमिनियम की सरफेस के ऊपर देख सकते हो, बट इससे बहुत अच्छे से एल्युमिनियम मेटल की प्रोटेक्शन नहीं होती, उसकी करोजन हो सकती है। ठीक है। वो डिके हो सकता है। ओके। इसलिए उसको डिके को प्रिवेंट करने के लिए, करोजन को प्रिवेंट करने के लिए, करोजन क्या होता है? ईटिंग अवे ऑफ द मेटल इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन एयर। अपने आप से वो खराब होना, जैसे कि आयरन को जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है उसकी, तो दैट इज अ टाइप ऑफ करोजन। अगेन थोड़ा सा आपने पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा था, और थोड़ी सी डिटेल में आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में भी इसको डिस्कस करते हो। तो एनोडाइजिंग क्या है? एनोडाइजिंग एक खुद केमिकल रिएक्शन करवाना है जिसके अंदर हम एल्युमिनियम की सरफेस के ऊपर एक थिक ऑक्साइड लेयर दे देते हैं, और क्योंकि वो एक थिक ऑक्साइड की लेयर अब एल्युमिनियम की सरफेस के ऊपर जम जाती है, तो वो एक रेजिस्टेंट टू करोजन बन जाता है और उसकी फिनिश बहुत सुंदर हो जाती है। ठीक है। सो हाउ एनोडाइजिंग इज डन, यू कैन सी दैट। सबसे पहले जो भी आपने एल्युमिनियम के आर्टिकल को
एनोडाइज करना है, उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर जमवानी है, तो पहले आप उसको साफ करते हो प्रॉपर तरीके से, फिर आप उसका एनोड, द clean aluminium article is made as the anode in the electrolytic cell. फिर आप उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हो, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और जब ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं है कि आप उसको डिटेल में समझो, बट उस प्रोसेस के अंदर ऑक्साइड की एक थिक लेयर एल्युमिनियम जो कि एनोड बना हुआ होता है उसके ऊपर जम जाती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। सो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी होती है कि एक तो आप सिर्फ एक बिल्कुल ही एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो वाइटिश सी कलर की, सिल्वरिश कलर की वो लेयर जमती है वो जमवा दो, या आप उसके अंदर कुछ कलर डाल दो तो उससे और एक अट्रैक्टिव फिनिश आ जाती है। ठीक है, सो ऐसी या ऐसी विद द हेल्प ऑफ द डाइस। तो एनोडाइजिंग होता क्या है? एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है एल्युमिनियम के आर्टिकल्स के ऊपर एक थिक एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट करवाना, जो कि एल्युमिनियम के आर्टिकल्स की कोरोजन को प्रिवेंट करता है और उसको एक अट्रैक्टिव फिनिश देता है। ठीक है, सो एनोडाइजिंग फॉर्म्स अ थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन एल्युमिनियम, इट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन, प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम करोजन, ईटिंग अवे ऑफ द मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग्स, और the oxide layer can be dyed to give aluminium articles an attractive finish. सो समिंग अप, हमने आज के इस लेक्चर के अंदर क्या समझा? सबसे पहले मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम का ऑक्साइड बनाता है। ज़्यादातर मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, कुछ मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड जब हम पानी में डालते हैं तो या तो वो इनसॉल्युबल होते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं वो अल्कलीज फॉर्म करते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी वेरी करती है, और वो वेरी का ऑर्डर क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, एनोडाइजिंग फॉर्म्स अ थिक प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द एल्युमिनियम, इट प्रिवेंट्स करोजन एंड गिव इट्स अ अट्रैक्टिव फिनिश। फाइन, सो ये बेसिक है जो कि हमने आज के इस लेक्चर में समझा। सो आई होप आप लोगों को लेक्चर कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आ गया, आपने हर एक चीज़ को डिटेल में समझ लिया है। स्टार्ट पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, रिमाइंडर है, आपने उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने हैं, सो दैट आई नो दैट यू आर लर्निंग वेल विद मी। ठीक है, सो वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम देखेंगे मेटल्स की रिएक्शन विद वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बार बार पेपर में पूछी जाती हैं, और आपको इनको थॉरोली पढ़ना है, जिस तरीके से हमने इस लेक्चर में हर एक रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर को थॉरोली पढ़ा। सो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।